ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ रहे हैं, थोड़ी फील के साथ पढ़ेंगे, बिल्कुल ढंग से पढ़ेंगे। अपन जाहिर सी बात है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ चुके हैं तो अपने को ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आनी चाहिए, ज्यादा ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आनी चाहिए। थोड़ी बहुत ऑप्टिक्स की जरूरत पड़ेगी जब रिजल्ट वगैरह अपन पढ़ेंगे। अच्छा तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, फिर पॉलराइड नहीं जाएंगे। सोचा इधर टेलीस्कोप आने वाला तो जीवन का निकाल दिया, माइक्रोस्कोप बहुत तरीके के आ गए हैं अब, और मॉडर्न फिजिक्स के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप अपन बेसिक कुछ आपने पढ़ा है, आपने कहा होगा क्या क्या है वो सूरज की रोशनी से कैसे एक माइक्रोस्कोप टाइप होगा, ग्लास होगा, उससे आपने बीज को जलाया होगा या मैचस्टिक को जलाया होगा, कराया था बचपन में। अरे हां वो सब थोड़ी देर से पढ़ने के अपन करते हैं, उन सब चीजों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। अच्छा इन सब बातों को जब उसका पाठ्यक्रम पढ़ेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, किसमें पढ़ेंगे? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में। ओके सर, गॉट योर पॉइंट सर, बात समझ आई सर, अच्छा भी लगा सर, आ जाइए। तो चलिए भाई आगे चलते हैं, अपन पढ़ने वाले हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें सबसे पहली बात क्या पढ़ेंगे भाई? आंख। किसकी आंख? इंसान की आंख। बहुत तेरी मैंने थोड़ा सा एनिमेशन ज्यादा बनवा लिया, हालांकि मैं भावुक हो गया हूं, जैसे मैंने बनाने देखो ऐसी दिखती आंख अपनी। एनिमेशन थोड़ी फील करने का प्रयास करें, बाहर नहीं पढ़ा रहा हूं आपको ज्यादा, उसके आंख से कोई लेना देना तुम्हें खास है भी नहीं, थोड़ा आपको आइडिया बना हम देख कैसे पाते हैं, थोड़ा फिजिक्स में उसको ज्यादा लेना देना नहीं है। अच्छी बात सही भाई, तो थोड़ा अंदर फील के लिए तो शुरुआती 5 मिनट जो आगे बारे में बात कर रहे हैं ना, बहुत सारे एनिमेशन आगे डालना नहीं है कि सामने से कैसे बनाएंगे, नहीं बनाना तुम्हें, जो बनाना वो बता दूंगा। अच्छी बात सर, अच्छी बात है, थोड़ी बहुत पढ़ी होगी, अगर पढ़ी है तो भाई साहब वो आपको, भाई साहब और बहन जी वो आपको आना चाहिए। फिर मैं कहूं फिजिक्स में ज्यादा नहीं, फिजिक्स में क्या चीज आपको चाहिए होगी वो मैं आपको बता दूंगा, थोड़ा सा एनिमेशन ज्यादा बनाए हैं ताकि आपको फील आ सके। तो आंख होती है, अंदर से गोल होती है, कुछ इस प्रकार की होती है, इसका एप्रोक्सीमेट ह्यूमन आई का स्फीयर डायमीटर लगभग 2.5 सेंटीमीटर का होता है। 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर लगभग होता है, जो ह्यूमन आई होती है 2.5 सेंटीमीटर दिखाई देता है लगभग, और इंसान का अलग हो सकता है। हां भाई जाहिर सी बात है, चाइनीज आंखों का अलग, इंडियन आंखों का अलग, अलग हो सकता है, हर इंसान टू इंसान वेरी करता है। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ये बात में समझ आती है, अच्छा लगा, बढ़िया शानदार। ऐसे इसका एनिमेटेड वर्जन है, वो 3D वर्जन, ये वो लेंस है जिससे आपको दिखाई देता है प्यूपिल, जो अपने बेसिक कवर नहीं है, कवर के अंदर जो स्फीयर होती है, ये एक्वस ह्यूमर, एक अपना लिक्विड, ये अपना कॉर्निया जो कि फ्रंट लेयर, आइरिस, सिलियरी मसल्स, ये अपना विट्रस ह्यूमर, ये अपनी ऑप्टिक नर्व, ये अपना रेटिना। मैं वो छोटा-छोटा लेंस हो जिससे इमेज बनती है, आप समझो, यहां से अपनी आई आती है। अच्छी बात, बढ़िया, बहुत हर चीज का यूज है, फालतू में उसमें नहीं जा रहे। बेसिकली कॉर्निया सबसे फ्रंट लेयर है जो आपको दिखाई देती है, जो आई को प्रोटेक्ट करती है। अच्छा आइरिस में आपको समझाऊंगा, आइरिस का थोड़ा यूज आप समझो तो थोड़ा बहुत यही बनाना है, जो काम की बात है। लेंस आप समझते हो, जिससे इमेज रेटिना पर बनती है। तुम एक काम करो, सबसे पहले तुम इस डायग्राम को बना लो, अंदाजन तुम्हें धीरे धीरे थोड़ा यूज सबका बता दूंगा आपको। इस डायग्राम को बना लीजिए, डायग्राम बना लीजिए और लिख लीजिए। तो बार बना रहा हूं, क्या करूं? डायग्राम बना लीजिए, फील कराने के लिए बना लीजिए, थोड़ा गंदा भी बने, परेशान मत होइए, ऐसे शेडिंग करने की जरूरत नहीं आपको। बनाते हो, मैं बताता रहता हूं, रिपीट कर दूंगा, हर का यूज थोड़ा है। बना लो फटाफट, शर्माओ मत, जिसने की शर्म उसके नंबर कम, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बढ़िया फील से पढ़ने का प्रयास करूंगा। अच्छा हां सर, जोरदार सर, मजेदार सर, बहुत बढ़िया सर, आ जाओ सर, बोलो क्लियर है यहां तक? अरे सोच लो, हाँ सर, बोलो पक्की बात, बनाओ बनाओ। ऑप्टिकल नर्व पता है क्या होती है? ये वो नर्व है जो रेटिना से इमेज को लेकर सेंस कर आपको दिमाग को बताती है कि आपको क्या दिखाई दिया है। अच्छा रेटिना वो जिस पर इमेज बनती है, स्क्रीन पर देते हैं ना, अपनी आंख की स्क्रीन ये है। विट्रस ह्यूमर तो बेसिकली लिक्विड टाइप की चीज है, उसमें ज्यादा नहीं है। सिलियरी मसल्स अभी तो बता पड़ेगा कि लेंस होता है, वैसे खिंच भी सकता है, छोटा भी हो सकता है, ये काम कौन करती है? सिलियरी मसल्स। आइरिस, आइरिस का मेजर काम क्या होता है? आइरिस बेसिकली ध्यान से देखो, जैसे आप एकदम से पिक्चर हॉल में जाते हो, मैं वापस दोबारा बात को बोलूंगा, अभी थोड़ा एक यूज का है, मैं दिखवा रखा है, मतलब ढंग से समझो। तो आइरिस का मेजर यूज होता है, जैसे कभी आपको रोशनी ज्यादा चाहिए होती है, जैसे अंदर में गए तो आंख के में अंदर रोशनी ज्यादा आ रही थी पर इंटेंसिटी कम है तो आइरिस फैल जाती है। शटर होता है, शटर अंदर होता है कैमरा, वो काम करती है। अच्छा लेंस तो भाई उसके बिना कुछ होगा नहीं। ये कौन है? आइरिस और पीपल, इनके अलग-अलग यूजेस होते हैं, एक-एक लेयर्स हैं जो बेसिकली कई चीजों सपोर्ट सिस्टम में आती हैं। खैर अभी डायग्राम बना लो, बायोलॉजी का पार्ट नहीं बताऊंगा मैं आपको ज्यादा, मैं आपको फिजिक्स में जो काम आएगा उसकी बातें बताऊंगा। बोलो ये है क्या? अरे सोच लो बात। अच्छा हमारी आंखों की कंस्ट्रेंट बहुत सारी है। हमारी आंख जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये एक ऐसा सेंसर है हमारी आंख जो हमारी आंख हमें दिखाता है, पर ये लिमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेवलेंथ को ही हमको दिखा सकता है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं है। अच्छा हां भाई याद करो, क्या हमारी विक्यो रीजन हमारी विजुअल लाइट है, सिर्फ उसी से हमें सेंसेशन देता है, और ऐसे क्या नहीं पड़ेगा, कोई पता नहीं पड़ेगा। ओह हमारा सेटअप ऐसा है, ये एक ऐसा सेंसर है जो अपने को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो हिस्सा जो दिखाई देता है, जिसे हम लाइट कहते हैं। भगवान ने हमें अलग सेंसर दिए हैं। हां स्क्रीन देखो, हीट वेव को पहचान लेता है, घमाट पहले दिखाई ना दे, ये टाइप का सेंसर। कान भैया साउंड वेव को पहचान लेता है, टाइप का सेंसर। नाक में स्मेल को सूंघ लेती है, हां ये टाइप का सेंसर। तो अलग अलग टाइप के सेंसर दिए, उसमें से आंख की अपन बात कर रहे हैं। इन सभी सेंसर जो भगवान ने एक भी खराब हो जाए तो हमारा जीवन अभाव में आ जाता है। और ये हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, बात तो सर आप सही कह रहे हो सर, बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, आगे बढ़ो सर। चलो भैया अपना डायग्राम में देखिए, मुद्रा कुछ समझ पाए। ये भैया अपनी आंख कैसे दिखती है? ये अपना कॉर्निया है, क्या है? कॉर्निया इज आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द आई। ट्रांसपेरेंट क्यों? क्योंकि इसी से मैक्सिमम अपनी जो एनर्जी है वो अंदर जाती है, रिफ्लेक्ट्स लाइट कमिंग फ्रॉम आउटसाइड टू फोकस ऑन द रेटिना। सही बताऊं तो इसका काफी कुछ काम है कि मैक्सिमम अपनी हार्मफुल रेडिएशन को बाहर फेंक दे और हमारी कान की एनर्जी को अंदर ले आए। और हां सर देखते चलो छोटा यूज कॉर्निया लिख लिया भाई, तभी याद है, थोड़ी बायोटाइप भी हो जाएगी। हालांकि एनिमेशन बनाई है, पढ़ा बोलो क्लियर? अरे सोच लो, हां सर हमारी आंख की काम की बात है, मैं आपको बता दूंगा। ओके प्यूपिल, ये आया अपना बीच वाला पोर्शन। ओ या तो प्यूपिल ओपन एंड क्लोजेस टू कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट दैट एंटर्स द आई। सही आइरिस ने बोला था, वो प्यूपिल को खींचने कटाने का काम करता कौन है? प्यूपिल। उसमें शटर का वो एक खुलता है, बंद होता है, काला वाला, जिससे आंख रोशनी अंदर जाती है। अरे सोचो बहुत ज्यादा रोशनी तेज होती है तो प्यूपिल छोटा होता है, आइरिस को कंप्रेस करती है। आइरिस वो मसल ऐसा समझो काम करती है, और प्यूपिल वो एरिया जो है जो ये करता है। अच्छा तो प्यूपिल को काला वाला एरिया कम ज्यादा होता है। ओ बहुत तेज रोशनी है, अच्छी इमेज बनी थी, बहुत तेज रोशनी, तो छोटा हो जाएगा, तो क्या रोशनी कम जाएगी, कम रोशनी बड़ा हो जाए ताकि ज्यादा एरिया की रोशनी है। ओह क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हां सर बात तो आपकी बिल्कुल सही है। प्यूपिल को तो हम बोल सकते हैं डायरेक्टेड प्यूपिल, कंस्ट्रक्टेड प्यूपिल। देखो जब सूरज की रोशनी तेज है तो ये छोटा हो गया, डायरेक्टेड प्यूपिल। जब मून है ये मून है, जब रोशनी कम तो बड़ा हो गया, रोशनी ज्यादा तो छोटा हो गया। इसके टर्म्स हैं कंस्ट्रक्टेड पीपल और डायलेटेड पीपल। इट्स एक्ट्स लाइक एन अपर्चर ऑफ द कैमरा। ये सब भाई साहब मैंने एनिमेशन में लिखवा दिया, इसलिए मैं बता रहा हूं, ये बहुत ज्यादा फिजिकली काम नहीं, पर फटाफट लिखते चलो, थोड़ा आइडिया बनेगा, आपके बारे में समझते तो अच्छा लगता है। अच्छा हां सर वो किताब में लिखा ही होता है, इसमें कोई शक नहीं। लिखते चलो फटाफट फटाफट लिखते चलो। डायलेटेड पीपल जब रोशनी तुम्हें डायग्राम बनानी होती है, डायलेटेड पीपल जब रोशनी कम हो तो बड़ा हो जाता है, डायलेट कर दिया। कंस्ट्रक्टेड पीपल जब रोशनी ज्यादा हो तो छोटा हो जाता है, कंस्ट्रक्टेड पीपल। अरे हां सर क्या मेरी बात क्लियर है? अरे सोच लो, हां सर बिल्कुल क्लियर है सर।
शानदार है सर, जबरदस्त है सर, मजेदार है सर, वाह वाह सर। आगे बढ़ जाऊं क्या? अरे सोच लो, बिल्कुल आगे बढ़ो। अब क्या है, आगे साइंस का काम हो, पीपल को इधर उधर बढ़ाता रहता है ना, जो मेजरली अपनी काम करता है वाला। इट इज अ पिगमेंट दैट गिव्स कलर टू द आई, कलर के भी काम में आता है, बायो वाला पार्ट। अपने जमीन में जो सारी टोटल लाइफ ऑफ पीपल अकॉर्डिंग टू द टेस्ट ऑफ लाइट, भैया अपने ये काम है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब यार मैथमेटिक्स तो क्या मतलब, बेसिकली आपको समझ में आए कि केमिकल की तरह काम करता है। ज्यादा एनर्जी चाहिए तो बड़ा हो जाएगा, कम एनर्जी चाहिए तो छोटा हो जाएगा। ओ हो, क्या इसका यूज समझ में आया है? लिखते चलो, अपने बनाएगा, अब अपने बनाएगा नहीं, लिखते चलो। तो डायरेक्ट आपको कलर भी देता है, क्या देता है? कलर ड्रॉप के अंदर जाती है। ओके सर, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, सही सा लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, बोलो भाई। अरे बाकी बात फटाफट आ जाओ। लेंस भैया, लेंस तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भैया, हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट, हमारे लिए हम सबसे इंपॉर्टेंट, बाकी सब चीजें करती हैं। हम तो बेसिकली सीखा तो समझेंगे। ये होगा अपना एक लेंस, ध्यान से देखो, कॉन्वेक्स लेंस। रेटिना अपनी कहलाएगी स्क्रीन, स्क्रीन अपना क्या कहलाएगा? रेटिना। ओ ये दूरी अपनी, ध्यान से देखो, ये और ये अपना ऑब्जेक्ट। अपने को तो इस फिजिक्स से मतलब होगा जो अपन लेंसेज में पढ़ चुके हैं। लेंस ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिव स्ट्रक्चर व्हिच हेल्प्स टू फोकस द लाइट रेज ऑन द रेटिना। अच्छा एक बात समझो, अगर आप बहुत ध्यान से समझो तो ये लेंस जो है ना, लेंस, ये जो आई का लेंस है, इसकी फोकल लेंथ चेंज हो सकती है। ध्यान से समझो, हमारे को जो भगवान ने इतना फ्लेक्सिबल लेंस भगवान ने दिया, फटाफट कैसे बताता हूं आप, ध्यान से सोच। लेंस की बात तो समझ यही कैसे, यही तो काम की बात। अगर तुम ध्यान से देखो तो वी इज फिक्स्ड। अब सोच, जब तू किसी चीज को देखता है, मैं भी इसको देख रहा हूं, हाथ को, तो मान नजर आ रहा है, तुरंत देखेगा तो वो भी नजर आ रहा है। सोच वी अगर फिक्स्ड है, अगर मैं लेंस के फॉर्मूले को देखूं, 1/v + 1/u = 1/f, ये x मान लेता हूं, 1/v - 1/u = 1/f। अगर u की वैल्यू ऑब्जेक्ट हमारा रियल ऑब्जेक्ट हम देखते हैं, अरे हां, तो u की वैल्यू -x, तो 1/v + 1/x = 1/f। अगर आप ध्यान देखो v फिक्स्ड है, अगर v फिक्स्ड है, x इज चेंजिंग, किसको चेंज होना पड़ेगा? रेटिना पर इमेज बनाने के लिए भैया लेंस। और ऐसे थोड़ी होता है कि दूर का देखना है, आगे आ गई, आगे ना चली गई, इसको क्या होगा? तो वही है, ओए हां, और रेटिना भी वही है, अरे हां, मतलब अगर ध्यान से थोड़ा बहुत इधर मतलब बट क्या v फिक्स्ड है? अरे हां, यानी लेंस और रेटिना का इमेज बन रही है, और वो इमेज अपने जो अपने नर्व्स है, ऑप्टिक नर्व्स, उनके थ्रू अपने दिमाग में पूरी अच्छा रामलाल दिख रहा है, अच्छा श्यामलाल दिख रहा है, अच्छा सुंदर कन्या दिख रही है। अरे हां सर, बात तो आप बिल्कुल सही कह रहे हो, जोरदार कह रहे हो, मौज के साथ कह रहे हो, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, तो भाइयों और बहनों, एक्सचेंज ऑब्जेक्ट तो देखो, और हमारे साथ जरूर है, एक ही ऑब्जेक्ट दिखाओ, सुंदर कन्या तो कोई दिख रही है, पास तो कोई दिख रही है। अरे हां सर, ऐसा कैसे? इसका मतलब कौन चेंज हो रहा है? f इज चेंजिंग। भाई साहब बढ़िया फ्लेक्सिबल है, इसे पता है चेंज कौन करता है? जो आपने सिलेरी मसल बताई थी ना मैंने आपको, यहाँ वो तो चेंज करती रहती है। ओहो, अभी और आगे इस कहानी को समझाऊंगा, यही समझाता हूं, समझो यार बात को ध्यान। ओहो, इस कहानी को समझना असलियत में ये जो इसका कैसे ना, ये अगर तुम ध्यान से देखो तो मैं आपको समझाता हूं। हालांकि अगर हम थोड़ा सा याद करो तो हमने फोकल लेंथ ऑफ लेंस हुआ करती थी, मान लीजिए सेम मान लेते हैं आ रहा, तो या तो 1/f होता था, μ - 1 1/r1 - 1/r2 तो लिखते थे 2/r, कुछ याद है? ओए हां, फोकल लेंथ ऑफ लेंस μ - 1 1/r1 - 1/r2, r1 का सेम मान लो, और कॉन्वेक्स लेंस ले लो तो r1 हो गया प्लस r1 r2 हो गया माइनस r1 दोनों प्लस r माइनस r रखकर 2 भैया। ओए हां, बात तो जोरदार है, अब समझो। अगर आप चेंज करना है, अच्छा लेंस का तो फिक्स्ड है, मटेरियल तो सेम है, तो कौन चेंज कर सकते हैं? टू चेंज f, समझो, to change f, to change f, ciliary change r, we change r by ciliary muscles। ये काम कौन करता है? ये काम करती है सिलेरी मसल्स। मुझे सिलेरी मसल्स लग रही है ऊपर, वो जरूर पड़ी, तो आपको घटाता है, सोचो, आपको घटाना हो, जब f बढ़ाना हो, f increases, r increases, तो सोचो r बढ़ा, f increases मतलब r के प्लस, सोचो ऐसे से, सोचो ऐसे r से ऐसे r पे गए, तो सिलेरी मसल से खींच के लंबा कर दिया। फोकल लेंथ बढ़ानी हो तो जब के हिसाब से, ओह फोकल लेंथ घटानी हो तो r को घटाओ, तो ऐसे से ऐसे कर दिया, दबा दिया, कम। अरे हाँ सर, और क्यों ये जो है समझो, ये फिक्स है। लेंस बहुत काम की बात है, हमारा बढ़िया बाइकॉन्वेक्स का एक लेंस होता है, बाइकॉन्वेक्स कॉन्वेक्स लेंस होता है, जिसकी फोकल लेंथ चेंज कर सकते हैं। ओह कैसे? सिलेरी मसल्स की मदद से, और वो जरूरी है क्योंकि हमारा v फिक्स्ड है और एक्सट्रोमाइग्रेटिव चेंज होता है। सोच हमारे को भगवान ने कितना भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्या शानदार सेंसर बनाया, फटाक से ऐसे देखा, तुरंत हमें चीजें नजर आती है। सोचो क्या शानदार इफेक्टिव है, तुरंत नजर आती है, तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आपकी फोकल लेंथ चेंज होकर आपको बढ़िया इमेज बनाती है। तुरंत ऑप्टिकल नर्व जो है स्पीड ऑफ लाइट से बढ़िया दिमाग में सिग्नल ले जाती है और आपको कहानी समझाती है कि आपको क्या दिख रहा है। ओह बात तो आपकी बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है। अभी लेंस की कहानी खत्म नहीं, पर अभी बेसिक एक बात समझ, कहता हूं जो बोला चमका, चमका, अच्छा लगा है सर, बढ़िया लगा है, उतार लो ये कहानी, जो भी मैंने बोला है आपको समझ आना चाहिए। हाँ सर, समझ तो आ रहा है सर, बढ़िया भी लग रहा है सर, बोलो क्लियर? अरे पक्की बात? हाँ सर पक्की बात, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार लग रहा है सर, अच्छा लग रहा है सर, तालो तो फिर ये कहानी समझ में आनी। टू चेंज f, we change r by ciliary muscles, सिलेरी मसल्स में ये लिखा हुआ है। अच्छा सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर, आगे बढ़ जाओ। ऐसे ही कहानी तो मेन चलनी है अपने कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, समझ में आना चाहिए। ओहो इस बाई कॉन्वेक्स लेंस प्रेजेंट हमारा यहाँ ठीक है, समझ में आ गया। रेटिना तो स्क्रीन वाला काम करती है, जो इमेज बनाती है और सिग्नल को कॉल ले जाता है। इट इज थिन लेयर ऑफ टिश्यूज दैट लाइंस द बैक ऑफ द आई ऑन द इनसाइड, थिन लेयर होती है टिश्यूज की होती है, जो सेंसेशन क्रिएट करती है। इट सेंसेस लाइट एंड क्रिएट्स इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस दैट आर सेंट टू द ऑप्टिक नर्व टू द ब्रेन। आपके लिए तो रेटिना फिजिक्स के टर्म्स में भैया स्क्रीन है, फिजिक्स के लिए हमारी स्क्रीन, ज्यादा डिटेल में बायो करनी तो आपके अलग का है, बोलो क्लियर? अरे सोच लो, बिल्कुल क्लियर, सही, शानदार, जानदार, जबरदस्त, अरे पक्का, बिल्कुल पक्का, सही लगा, बढ़िया लगा, अच्छा लगा। अब क्या करें, करते चलो, बढ़ते चलो, देखो रे भाई, वाह रे भाई, सोचो रे भाई, हाँ सर, बहुत बढ़िया सर, वाह सर। अब क्या करें सर, मतलब आगे बढ़ो, रेटिना हमारी स्क्रीन है, मैं तो इससे मतलब आगे तो भाई तो लिख लो एक्स्ट्रा फालतू ज्ञान, फालतू ज्ञान फॉर फिजिक्स, चाहो तो कभी कई लोग ना ज्ञान तो नहीं लिखा, ये लिखेंगे फालतू ज्ञान फॉर फिजिक्स, ठीक है। हमें तो स्क्रीन है जो बेसिकली सिग्नल्स कनेक्ट करती है और वो ऑप्टिक नर्व से उठाकर हमारे दिमाग में ले जाती है, बताती है कि हमारी मेमोरी से इमेजेस कौन बनता है, जो स्क्रीन वाली हमारी काम की बात थी, बोलो क्लियर? ओके, जो मैंने अभी आपको समझाया, रेटिना पर इमेज बनती है, वी कांस्टेंट बाय लेफ्ट चेंजेस, यू चेंजेस, ओ n-1 * 2 r, ओ सिलेरी मसल्स क्या करती है, क्या f चेंज करना पड़ता है, हां, टू चेंज द वैल्यू ऑफ f, रेडियस ऑफ कर्वेचर शुड चेंज, पढ़ चुके ये बात। तो सिलेरी मसल्स क्या करती है, दिस इज डन बाय द सिलेरी मसल, ये अपन लिख चुके, मैंने डबल लिखा था, एक ये लोग आता भैया, ओ
मसल्स। बोलो क्लियर है क्या? हाँ सर। बोलो क्लियर है? अरे सोच लो, ये दिखा दिया मैंने, कंफ्यूज मत। अरे पक्की बात? अरे सोच लो, अरे बोलो भाई। हाँ सर सही है सर, जोरदार सर, पीछे दिखा दिया था मैंने, देखो। हाँ सर दिखाया था सर, बिल्कुल। ओहो, देखो स्पेलिंग सही था, देखो। अरे पक्की बात? हाँ बढ़िया, जोरदार, शानदार, ये समझ आ गया भाई। तो बेसिक आइडिया स्ट्रक्चर हमें समझ में आया। एफ क्या करता है, वो आर को चेंज करता है, ये अपने को समझ आता है, ये अपने को तैयार किया, ये बने लिया। लो भाई, तो भी अपना चेंज होता है, एक्स अपना चेंज होता रहता है, हमने यही आपको समझाया। n - 2 by r 1 by v - 1 by u, u की वैल्यू अगर रख दो -x तो हमें समझ में आता है 1 by v plus 1 by x equal to n - 1 2 by r। ऐसा समझो कि r को चेंज कौन करता रहता है, r को चेंज करता है कौन? when x changing, ये मैं लिखता हूं, एक बार लिखता हूं, when x changing r changes accordingly। अच्छी आगे हैं, खराब आगे तो भैया लेंस लगाना पड़ेगा, वही गलत बात है। when x changing r changes accordingly to make sure image at retina। मैंने कुछ बातें समझ में आई, मैं यही समझा। तो स्लोली मसल्स, बड़ी आरामदायक करो, ध्यान से समझते हैं। देखो सोचो, सपोज x इक्वल टू इंफिनिटी, यानी दूर हो जाओ ना, चिंता फालतू। अगर x इंफिनिटी है तो सोचो, x इंफिनिटी है, मान लो कि अपन ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से पास में ला रहे हैं। अच्छा सर, अब ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से पास में ला रहे हैं, सोचो अगर x, यानी सोचो तो x डिक्रीजेस, इंप्लाइज x डिक्रीजेस। सोचो अगर x घटेगा तो सोचिए बोलो r का क्या होगा। पहले बताओ, अपन ऑब्जेक्ट को ला रहे हैं इंफिनिटी से पास, अगर अपन ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से पास में ला रहे हैं तो पहले बताओ x घटेगा, v तो फिक्स है, तो बताओ r का क्या होगा? बताइए r का क्या होगा? लॉजिकली सोचो r का क्या होगा? तो लेंस का अपना फॉर्मूला था, लेंस का 1 by f इक्वल टू n - 1 by 2 by r या v - 1 by 2 by r। तो r का क्या होगा? इस रिलेशन में बताओ। और ना सर, और ना, देखो ध्यान से देखो, अगर आप x घटेगा तो ये वैल्यू बढ़ेगी, x घटेगा तो ये वैल्यू, x घटा ना, x घटा 1 by x घटा तो ये वैल्यू बढ़ी, ये वैल्यू बढ़ी तो 1 by v प्लस ये बढ़ा, अगर ये बढ़ा तो r, ये बढ़ा तो r घटा, अरे हाँ x घटा तो 1 by v प्लस 1 by x ये बढ़ा, therefore r घटा मतलब फोकल लेंथ घटी, यहाँ से देखो इसे पावर भी बोल सकते हो, पावर बढ़ी। अरे हाँ सर, पावर लेंथ क्या, यानी कि आंखों की देखने की क्षमता बढ़ानी पड़ी। कब? जब अपन ऑब्जेक्ट को अनंत से लेकर पास में लाए। तो भैया अगर तुम तो आर का क्या होगा इस केस? आर घट रहा है, मतलब आर घट रहा है, मतलब ऐसे से ऐसे ऐसे से ऐसे ऐसे, यहाँ बोलो क्या मेरी बात समझ में आई है? अरे सोच तो बेसिकली ऐसे से हो रहा है, आर घट रहा है तो फोकल लेंथ बढ़ रही है, घट रही है तो भैया पावर बढ़ रही है। तो जैसे पास आ रही हो ना, अब सोचो ऐसे, अगर ऐसे करें तो सोचो सिलेरी मसल्स अगर बहुत फील करें, इसका मतलब सिलेरी मसल्स लेंस को दबा रही है, स्ट्रेस दे रही है, दबा रही है, मतलब स्ट्रेस आ रहा है। अब फील करो, जैसे ऑब्जेक्ट पास आता है ना, जब हम पढ़ाई करते हैं तो स्ट्रेस आता है, पास में पढ़ते हैं, अरे हाँ सर बात तो सर आपकी बिल्कुल सही है सर, हाँ सर, ओ कहानी एक साथ समझा तो समझ में आएगा। अरे हाँ, तो पास आते तो स्ट्रेस बढ़ गया, पी बढ़ा, स्ट्रेस बढ़ा, किसमें स्ट्रेस बढ़ा? तो सोचो भाई आप मैक्सिमम रिलैक्स करो, तो हम तो दूर चीज देख रहे हैं, जब पहाड़ों की वादियों को देख रहे हैं तो स्ट्रेस फ्री आ गया, रिलैक्स है। पर जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आगे स्ट्रेस है। हां, पावर ज्यादा चाहिए, कम होना चाहिए, फोकल लेंथ कम होनी चाहिए, पावर ज्यादा होनी चाहिए, सिलेरी मसल्स जिसे आप बोलते हो मैक्सिमम स्ट्रेस है। अच्छा, अभी आपको बताऊं लॉजिकली, अब आपके पास आते चलो बात ऐसे मान मेरे पास एक मैसेज देख रहा हूं, भाई एक लिमिट के बाद आपको नहीं दिखे, इतना स्ट्रेस हो गया आपको पे, स्ट्रेस झेलने की भी एक क्षमता है, उससे पास अगर ले आओगे तो सिलेरी मसल्स बोलेंगे भाई अब इससे ज्यादा मैं नहीं दबा सकती है, बहुत दबा लैग से बोला बहुत हो गया। जिस मिनिमम दूरी तक आपको पढ़ाई दिखाई देता है उसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। उसे क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। जिस मिनिमम, जैसे कहानी को कहानी सुनिए, किसी पास आते जाते सिलेरी मसल्स स्ट्रेस आता जाता ऐसी कहानी नहीं है, वैसे बताओ कहानी नहीं है, किसी पास आते जाते तो घटता जाता पावर बढ़ती जाती है, सिलेरी मसल्स स्ट्रेस बढ़ता जाता है क्योंकि वो अपने लेंस को दबाती जाती है, हाइपर लेंस भी कितना दबेगा, एक लिमिट तक ही सिलेरी मसल और लेंस दबते हैं, उसके बाद वो कहते हैं अब मैं इतना नहीं घट सकता कि मैं रेटिना पे इमेज बनाऊं, तो इमेज कहीं और बनने लगती है, तो हमने को ब्लर नजर आता है, करके देखो, एक लिमिट के बाद ब्लर नजर आने लगता है, जिस लिमिट से तक आपको क्लियर दिखता है उसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या कहते हैं? लीस्ट, इसका में जब पास लाते जाते हैं एक लिमिट तक क्लियर दिखता है, उसके बाद सिलेरी मसल्स और लेंस कहते हैं अब हम नहीं दबेंगे, उस दूरी को कहते हैं आंख से लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। क्या कहते हैं? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके सर, इसे जनरली कैपिटल डिवीजन होता है। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कहानी समझ आई? हां सर, किसी मसल्स और लेंस का यूज समझ आया? हां, हां घटता है, पावर बढ़ती है, फोकल लेंथ घटती है, स्ट्रेस बढ़ता है, ज्यादा दबाना पड़ता है, एक लिमिट के बाद ये नहीं कर पाते तो इमेज ब्लर नजर आने लगती है, जहां तक क्लियर नजर आता है, मिनिमम डिस्टेंस जहां जिसके बाद और कम कर दोगे तो आपको नजर नहीं आएगा, उसे कहते हैं लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। ओके ठीक है, बात तो बिल्कुल सही है, जोरदार है, मजेदार है, शानदार है, जबरदस्त है। ठीक सर, बढ़िया सर, बहुत शाबाश। अब क्या करूं?
आगे बढ़ो, सुनते चलो, चलते चलो। देखो रे भाई, वाह रे भाई, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर। अब क्या करें सर? सुनो। अच्छा ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ठीक है भाई, ओके भाई, अब क्या करें भाई? सोचो रे भाई, वाह रे भाई, समझ आ गया। अब तुम ध्यान देखो, छोटे बच्चे हो ना, तुम छोटे हो, तुम होता 10-15 सेंटीमीटर तक ही पढ़ पा रहे हो। मैं भी पढ़ पाता हूँ, शिवाला की। छोटे बच्चे किसी में मसलता तुम ध्यान देना, घर में अगर दादाजी वादाजी तो उसे दूर पढ़ते हैं बिना शक। उनकी शरीर मसल कमजोर हो जाती है समय के साथ, ऐसे आगे पीछे करते 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 बेचारी वो भी बूढ़ी हो गई, थोड़ी कमजोर हो जाती है। तो देखो बूढ़े आदमी से कभी-कभी अगर मैं पास चश्मा लगा रखा हूं पढ़ते हैं, क्योंकि उनका लीज सिस्टम डिस्टेंस दूर चला है। बच्चों का पास जनरली बच्चों का 10 सेंटीमीटर के आसपास होता है, बूढ़ों का 25-30 के बीच में होता है। तो जनरल जो हम दूरी लेते हैं ना, जनरल ये डी, उसको लेते हैं 25 सेंटीमीटर कॉमन। ये सही बताऊं तो हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है कॉमन। जो जनरल दूरी हम लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन लेते हैं वो 25 सेंटीमीटर के आसपास है। बूढ़े बच्चे जवान लड़का लड़की चाइनीज इंडियन अफ्रीकन यूएस वाला सबका मिला के ऐसा एवरेज है। ये एवरेज वैल्यू है, यहाँ की अलग हो सकती है, शानदार की अलग होगी, शानदार की अलग होगी, सुंदर की अलग होगी, मास्टर की अलग होगी, मास्टर की बीवी की अलग होगी। हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है भाई। जो जनरल दूरी हम लेते हैं उसे लेते हैं 25 सेंटीमीटर। क्या लीज डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन समझ आया है? आगे साइड में आएगा, समझ लो इस बच्चे से, कहानी के साथ इसे रिलेट कर लो तो आपको बात समझ आएगी। अच्छा तुम्हारी एक बात समझो, हमारी हमारी आंखें मैक्सिमम रिलैक्स कब होती हैं? जब हम सबसे दूर की चीज को देख रहे होते हैं। और मैक्सिमम स्ट्रेस कब होती है? जब हम सबसे पास की दूरी को देखते हैं। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जब शानदार है सर, शानदार है सर, बढ़िया। बोलो क्लियर, सही सा लग रहा है सर, पक्का सर, थोड़ी फील आई, अरे समझ आया, पक्का सोच लो। हाँ सही सा लग रहा है। क्या ये कहानी समझ आई? अच्छे से करो आपके बारे में, बायो वाले पोर्शन में नहीं जाना आपको, फिजिक्स वाली बात समझ, दिस सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मैक्सिमम रिलैक्स टाइप का है तो अपन मैक्स इनफाइनाइट की चीजों को देख। अरे पक्का, अरे सोच लो, सही लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, ओके क्लियर है भाई, बहुत बढ़िया, ये हो गया सब समझ में आ गई। डिस्कस ट्रेनिंग फॉर द आईज रिलीव मसल लुक एट द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट एज कंपेयर्ड टू द नियर ऑब्जेक्ट, हमने समझ लिया, हमें कहानी समझ भी आ गई, बहुत बढ़िया। दिस सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टीच मी सेंटीमीटर फॉर द 40 ऑल पीपल एवरेज ऑफ 25 सेंटीमीटर। क्या लीज सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की कहानी समझ आई है? तो पिछली वाली स्लाइड से ही चल। हां बड़ी सी बात है, तो ध्यान दे तो लगभग ये दूरी कितनी होती है? पीछे बता 2.5 सेंटीमीटर के आसपास, 2.5 हालांकि ये आगे वाला होता है, थोड़ी सी उसकी कंडीशन बात समझ आती है। छोड़, हां क्या बात समझ आ गई? क्या लीज सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आया है? हां समझ आ गई, ये मिनिमम दूरी तो समझ में आती है। वो एक बात जो अपन आपको की जो फिजिक्स के काम की बात है ना, फिजिक्स में समझ लीज सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, दूर क्या होता है, आगे से चलिए तो समझ आ गई। मैं आपको एक बात बताइए, हमारी आंख में ऐसे समझो बराबर इंटेंसिटी की बराबर दूरी पे सातों कलर रखते हैं, बराबर दूरी पे बराबर, क्या बोला मैंने, बराबर दूरी पे बराबर इंटेंसिटी के सातों कलर रखते हैं। कौन से सातों कलर आपको दिखता ही नहीं है, तो कौन सा कलर होगा जो हमें सबसे ज्यादा सेंसेशन देगा? ओ सपोज सेवन कलर्स आर इक्वल टू हमारी व्हिच कलर स्ट्रेंस आवर आईज रिलीव मसल्स द लीस्ट। कौन सा ऐसा कलर होगा जो सोच के देखो हमारी आंख, हमारी या कंफ्यूज होता है जो मैं पूछ रहा हूं, हमारी स्लेरी मसल को सबसे ज्यादा कष्ट कराएगा। ओ सबसे ज्यादा कष्ट कराएगा या सबसे कम कष्ट कराएगा? क्या समझे कहां से? मैं याद है मैंने कॉची फॉर्मूला पढ़ा था क्या, n = a + d / लैम्डा स्क्वायर टाइम्स। अरे हाँ सर, जो याद है कि भूल गए? अरे हाँ सर, या समझो आप जैसे जाते तो लैम्डा बढ़ता है, या जो लैम्डा बढ़ता है तो n घटता है, या जो फोकल लेंथ क्या होती है n - 1 2/r, ओ सॉरी 1/f = n - 1 2/r। सो जो n घटा तो f बढ़ा। किस कलर के लिए फोकल लेंथ सबसे ज्यादा चाहिए तो पावर घटी। किस कलर के लिए फोकल लेंथ अगर सेम दूरी में रखे हो तो x सेम हो गया, और ये तो सेम है ही, तो 1/v + 1/x = n - 1 2/r। ये लिखा था ना अपन, x and v सेम, x and v सेम, ओ तो n अलग है, ओ n अगर अलग है तो सोचो n घटा तो r भी घटा, घटा और r घटा तो f घटा, और f घटा तो p बढ़ा। कंफ्यूज हो गए? सोचो जब आप इधर से इधर गए तो n का क्या हुआ, घटा, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये दोनों सेम है तो r को घटाना पड़ेगा, और r को घटाना पड़ेगा तो ये f तो बढ़ जाएगा। कंफ्यूज होता है यहाँ से? हां सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, अरे पक्की बात, क्योंकि v सेम है, x सेम है। अब सोचो v और x अगर सेम है तो हर कलर के लिए n अलग है, तो r को अलग एडजस्ट करना पड़ेगा। समझ लो बिल्कुल कंफ्यूज होगा। अगर n जब अपन इधर से इधर गए, कंफ्यूज मत हो, मतलब अच्छे से देखो ध्यान से, जब आप इधर से इधर गए प्योर तो सोचो क्या देखो, ओ ध्यान से समझना क्या क्या हुआ इधर इधर का। जब आप इधर से इधर गए तो n घटा की बढ़ा, मतलब n, और हां n का क्यों ऐसे बात कर रहे हैं? देखो लैम्डा बढ़ा तो n घटा। अब सोचो n घटा तो बैलेंस करने के लिए r को घटना पड़ेगा। अरे हां बोलो क्लियर? हां n को घटा तो r को सेट करना पड़ेगा, तो n घटा तो अपने यहां से किया, ओए तो कौन से कलर के लिए सबसे लीस्ट करने का रेड? क्या बोला उसने? सपोज 7 कलर्स आर केप्ट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम आवर आई, व्हिच कलर स्ट्रेन्स आवर आई द लीस्ट? नहीं आई बात समझ? नहीं आई कि नहीं आई? हां सर, लैम्डा बड़ा, n घटा, f बड़ा, p घटा तो रेड। बोलो क्लियर? कंफ्यूज नहीं हो रहे हो? अरे मैं एक बात आपको नहीं बताई कि हमारे अगर ये सातों कलर ऐसे कौन सा कलर तुमको सबसे ज्यादा सेंसेशन देता है? याद रखना येलो कलर, ये प्रैक्टिकल बात है आई के बारे में। कौन सा कलर सबसे ज्यादा सेंसेशन देता है? येलो कलर। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, चलो आगे चलो। विजिबिलिटी ऑफ एन आई ये बन जाता है डी से लेकर इंफिनिटी, डी से लेकर इंफिनिटी। एक्चुअली अब मैं कोई अलग टाइप की बात क्या मैं आपको बताऊं, हमारी आंख की एक कंस्ट्रेंट और है क्या? अच्छा एक बात समझो, जैसे आपको पढ़ाई नहीं आता, दूर पढ़ाई नहीं आता, पास है तो पढ़ाई नहीं आता, तब आपको हो सकता है आपने नाम बोल लिखा छोटा सा नहीं दिखाई, आपसे पास ला, आप एक प्रोसीजर को समझो। हमें पास लाने पे चीज बड़ी दिखती है, क्यों? क्योंकि वो हमारी आई पे एंगल, जैसे मान लीजिए ये आंख, ठीक, ये आंख समझने का प्रयास करें। अब ये सेम चीज यहाँ रखी तो ये एंगल बना रही है, देखा ना बोल, यही सेम चीज जब पास ले आए, ये सेम चीज बिल्कुल तो ये अलग एंगल बना रही है, थीटा 1 थीटा। जैसे जैसे हम फील करना सेम ऑब्जेक्ट को पास लाते हैं, पास लाते हैं हम, हमारी आइज पर एंगल
बढ़ता है और हमें ऑब्जेक्ट बड़ा नजर आने लगता है, नजर आने, कहानी को समझे, नजर आने लगता है। अरे हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर, बोलो भैया। सही सर, बढ़िया सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। अब क्या करें? हाँ सर, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, शानदार। अब क्या करें? एंगल बढ़ा है। अच्छा, हमारी कंस्ट्रेंट क्या है? हमारी आंखों की कंस्ट्रेंट है कि अगर एंगल जो ऑब्जेक्ट बना रहा है, ऑब्जेक्ट बना रहा है, ये भी एक्चुअली लागू होती है, समझना। हमारी आंखों की कंस्ट्रेंट है कि अगर एंगल जो ऑब्जेक्ट बना रहा है वो 1 डिग्री से कम है, 1 डिग्री समझते हो? 1 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री मतलब 60 डिग्री इक्वल टू 1 डिग्री। अच्छा, यानी 1 मिनट इक्वल टू 1/60 डिग्री। वो 1 डिग्री से कम है तो हमें ऑब्जेक्ट समझ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। ऐसा समझो तो रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। अगर उस अक्षर ने ऑब्जेक्ट ने हमारी आंख पर 1 डिग्री से कम बनाया तो समझ नहीं आएगा। 1 डिग्री बनना 60 डिग्री, 1 डिग्री का भी 60 वाइस उतने तक तो मैं समझ में आ जाएगा। तो सर एंगल बनाना तो पास लिया, पर समस्या ये है, सोच के देखो कि मेरे को ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, पास लिया और पास लिया तो और पास लिया तो अरे मैं आपकी एक और कंस्ट्रेंट 25 सेंटीमीटर से पास लिया तो ऑब्जेक्ट नजर नहीं आया। नजर आना और समझ आना अंतर समझ। नजर 25 सेंटीमीटर तक किया, उसके पास नजर नहीं आता। समझ जब वो 1 डिग्री बनाता है या उससे ज्यादा बनाता है तो समझ आता है। अरे हमें कोई क्लैरिटी तो तब होगी ना जब नजर भी आए और समझ भी आए। अरे हां सर, ध्यान से बात करें, हमको कोई ऑब्जेक्ट क्लैरिटी से तब समझ में आता है, हमारी आंख और दिमाग मिलाकर, जब हमारी आंख पर 1 डिग्री एंगल से ज्यादा बनाता है। हाँ सर, अरे पर हमारी आंख की एक और अच्छा एंगल बनाने में क्या है, ऑब्जेक्ट को पास लिया। अरे पर हमारे ऑब्जेक्ट की एक और हमारी आंख की एक और कंस्ट्रेंट है कि भैया अगर 25 डिग्री से सॉरी 25 सेंटीमीटर से पास ले आओगे, जिनको कॉमन बात करो, तो हमें वो नजर ही नहीं आएगा, तो हमें वो नजर ही नहीं आएगा। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से सोचो, कोई और नहीं देखना, मैक्सिमम से काट ला सकता हूं, मुझे मैक्सिमम ला सकता हूं, पास है एंगल बड़ा देखो, थीटा लेस देन 1 डिग्री हो और पास थीटा। If at distance d theta is greater than 1 degree, then the object will be visible to us. ये बात को समझ में आई? मैंने लिखा अगर ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर लाने पर भी वो 1 डिग्री से छोटा, हमें कोई ऑब्जेक्ट कब नजर आ सकता है? अगर उस ऑब्जेक्ट को 25 सेंटीमीटर तक लाने पर भी वो एंगल अगर 1 डिग्री से छोटा हुआ तो हमें नजर नहीं आएगा, 1 डिग्री से ज्यादा तो हमें नजर आ सकता है। हां सर, इस कहानी को समझो और लिखो, समझ आना और नजर आना अलग बात। नजर आने के लिए 25 सेंटीमीटर से दूर की दूरी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर मिनिमम दूर। समझ आने के लिए उसके द्वारा एंगल 1 डिग्री से ज्यादा होगा। तो क्रिटिकल कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर रखा हो तो उसके द्वारा आपका एंगल बनाया जो जा रहा है वो एंगल 1 डिग्री से बड़ा होना चाहिए। अगर 1 डिग्री से बड़ा है तो आपको नजर आएगा, पर 25 सेंटीमीटर पर भी रखने पर वो एंगल 1 डिग्री से छोटा है तो आपको ऑब्जेक्ट नजर समझ नहीं आएगा। मतलब हमारे को लिए उसको देखने के लिए कुछ और करना पड़ेगा, तभी तो माइक्रोस्कोप का इजाद हुआ। अरे हां सर, बात तो आपकी समझ आ रही है सर, जोरदार सर, मजेदार सर। आपको समझो, फील करो, अच्छा लगेगा। अरे बोलो भाई, सही सी आ रही है सर। नजर आना समझ आने का अंतर आपको दिखोगे कहानी के रूप, जितना बढ़िया लिखोगे उतनी शानदार समझ आएगी, जितना फील करके लिखोगे उतना माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से बताओ दोनों एक ही फंडा करेंगे, एंगल बढ़ाएंगे। बातें नाम अलग है, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप पर है कहानी है। अच्छा सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार। बोलो लिख पाए, लिखो उस कहानी कि नजर आने के लिए मिनिमम दूरी 25 चाहिए, समझ आने के लिए मिनिमम एंगल 1 डिग्री। तो कोई भी ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा उसकी ये कंडीशन है कि 25 सेंटीमीटर पर रखने पर यानी लीस्ट डिस्टेंस पर रखने पर उसके द्वारा आपके बनाया जाने वाला एंगल 1 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, वरना वो हमें ऑब्जेक्ट नजर और समझ नहीं आएगा। टू व्यू अ ऑब्जेक्ट एंड किसी भी ऑब्जेक्ट को नजर आना और समझ आने के लिए उसके द्वारा 25 सेंटीमीटर पर रखने पर लीस्ट डिस्टेंस पर रखने पर उसके द्वारा जो एंगल बने आंख पर वो 1 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए। 1 डिग्री से कम होगा तो हमें ऑब्जेक्ट समझ नहीं आता, हम उसे अलग दूसरों से अलग नहीं कर पाते। ये रिजॉल्व करने वाली ताकत से आएगा, डायरेक्शन से लॉजिक भी समझाऊंगा थोड़ा बहुत जब रिजॉल्विंग पावर पढ़ोगे, हालांकि उसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। मैंने जो मैं बोला क्या तुमका, अरे सोच लो, क्या समझ आया? हाँ सर, समझ भी आया, अच्छा भी लगा, बढ़िया भी लगा, शानदार, जानदार, जबरदस्त, समझ आया सर, ये बात तो सर सही है। If not, then beyond this elimination of this must change the focal length because constraint, जो मैंने बोला वो ये हमें कोई ऑब्जेक्ट कब दिखेगा जब वो 25 सेंटीमीटर रखने पर यानी कि डिस्टेंस रखने पर उसके द्वारा आपका एंगल 1 डिग्री से ज्यादा होना चाहिए, तो हमें नजर में भी आएगा, समझ में भी आएगा, हम उसको दुनिया से अलग भी कर पाएंगे, वरना वो दुनिया के साथ मिल जाएगा। जैसे हाथों पर आप जब देखते हो तो आपको कोई जम्स नजर नहीं आते, माइक्रोस्कोप से देखो तो नजर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वैसे तो नजर नहीं आ रहे, वो तो एंगल बना रहे, तो नजर नहीं आ रहे। उसके मान लो दो जम अनिता बस दो जम थे, उन दोनों जम ने हमारे यहाँ एंगल 0.1 डिग्री 0.1 मिनट बनाया, अंतर ही समझ नहीं आया, और जब एंगल माइक्रोस्कोप उसे बढ़ा देगा। अच्छा, पहले समझो तकलीफ क्या, तभी तो समाधान ढूंढेंगे, समाधान माइक्रोस्कोप। अगर एंगल 1 डिग्री से कम है 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, एंगल मैक्सिमम कब तक 25 डिग्री पर, 25 डिग्री पे भी आने पर जो आराम से पास रखे हैं उनके द्वारा जो हमारे एंगल बन रहा है वो अगर सोच के देखो अगर वो 1 मिनट से कम है तो हम दोनों को अलग नहीं कर सकते। अरे हां सर, याद है रिजॉल्व करने की ताकत वैसे समझ आएगा। अरे हां, फील आ रही है सर, अच्छा लग रहा है सर, बढ़िया लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर। लेकिन फील हो गया, चला गया, किताबी ज्ञान नहीं, किताबों से नहीं आएगा, जिसको हमारी जरूरत है किताबी ज्ञान को कैसे परोसना है, कैसे बोलना है, खाली ज्ञान इंपॉर्टेंट नहीं है, कैसे दिया जाना है दैट इज इंपॉर्टेंट। फील आएगी खुद को तभी तो कैसे पढ़ पाओगे, और मेरा मैक्सिमम फोकस होता है कि क्या बोलूं, कैसे बोलूं कि आपको फील आए, आपको बात समझ आए। शर्माओ मत, घबराओ मत, मुझे पता है मैं इसमें मुझे बताओ क्या। चलिए आइए पहचानिए जानिए किसमें आप अच्छे हो, जरूर समझदार है आप, जो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, उसमें क्या अच्छी बात है, मैं जगह पर चला गया, काम की बात करते हैं, ये बात समझ आया, अच्छा लगा। ओ समझ में आया सब इस कहानी की बात, सिंपल माइक्रोस्कोप क्या जरूरत कि अगर दो चीजें अपनी हाथ पे एंगल 25 सेंटीमीटर पे रखने पे भी मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ए ये ऑब्जेक्ट बी ये अलग अलग थे, पर अगर ये एंगल थीटा लेस देन 1 डिग्री है, लेस देन 1 डिग्री सॉरी 1 मिनट है, तो इनको अलग अलग करना संभव नहीं है। अरे हां सर, तो अगर ऐसी समस्या है हम इनको रिजॉल्व नहीं कर पा रहे, हम अलग नहीं कर पा रहे कि 25 सेंटीमीटर पे रखने में भाई दोनों के एंगल बनाया आगे 1 मिनट से कम था, तो कैसे अलग कर पाएंगे? इस समस्या का समाधान
हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप, फिर उसका अपर वर्जन कंपाउंड माइक्रोस्कोप है। आंख समझे, समस्या समझे, आंखों की कंस्ट्रेंट समझे, आंखें क्या क्या कर सकती हैं, क्या क्या देख सकती हैं, कैसे समझ सकती हैं। आंखें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बेसिक हिस्से को देख पाती हैं, तो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच में है, जिसे हम लाइट कहते हैं। 25 सेंटीमीटर एवरेज वैल्यू से वो पास में नहीं देख पाती। अगर एंगल 1 मिनट से कम हो तो चीजें जो आपके पास पड़ रही है उनके द्वारा अगर आपकी आंख पे एंगल 1 मिनट से कम है 25 सेंटीमीटर पे, तो आप उन्हें रिजॉल्व नहीं कर पाओगे। हमारी समस्या है। अगर ऐसा है कि दो चीजें इतना एंगल बना रही हैं जो 1 मिनट से कम है, तो कैसे अलग करोगे? उनके लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए और उस समाधान का नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप। फिर उसका उससे भी और दिक्कत आ जाए तो उसका अपर वर्जन है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज की तारीख में तो जो सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप कर पाएंगे उससे 1000 गुना ज्यादा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कर सकता है। वो आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है, वो फोटोन थ्योरी वगैरह में चला जाता है, उसके लिए परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। तो क्या राम लालो, श्याम लालो, क्या मैं सिंपल माइक्रोस्कोप की तरफ बढ़ जाऊं? पहले समझो वो हमें किस समस्या का समाधान देगा। समस्या लिखो, समाधान का नाम लिखो। पहला समाधान सिंपल माइक्रोस्कोप। तो कहीं का समाधान समझो। इसने सोचा यार ये और भी ना, वो काश में और पास ला पाता तो एंगल बढ़ जाता तो शायद वो मुझे दिखाई देते, पर पास लाने पर आंख ने बोला मैं तो 25 से कम पे देखती। तो हमने सोचा क्यों ना हम इसको तो पास किया, पर लेंस से तो एक लेंस रखते, उस लेंस से जो इमेज बने जो हमारी आंख को दिखे, हमारी आंख को ऑब्जेक्ट दिखेगा, इमेज दिखेगी, इमेज वो दूर बन जाए, वो बन जाए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन पर, क्या उससे दूरी पर। बात तो सही सी, यही सिंपल माइक्रोस्कोप का समाधान है। सोच ले, कुछ सोच सकता था इस बात, सोच में इस ऑब्जेक्ट को जैसे समझ, मैं इस ऑब्जेक्ट को पास में लिया, ये आंखें पास में लिया और यहाँ पे डी से तो हमें मानना है कि आंख और लेंस एक ही जगह पे आंखें चश्मा लगा मतलब ठीक। सोचो तो आपने अगर इसको डी से भी पास किया है, अगर डी से भी पास किया है तो एंगल तो बढ़ गया, पर अगर डायरेक्ट देखते ऑब्जेक्ट को तो आंख को नजर नहीं आता। और सोच इस ऑब्जेक्ट से जो लेंस से इमेज बने, या तो एक कहानी कि अगर लेंस में फोकस और इसके बीच में ऑब्जेक्ट हो तो इमेज बड़ी बनती है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट और हाँ और ये इमेज और हाँ सोच इमेज बड़ी बनती, एंगल एंगल बड़ा डी से पास किया, इमेज दिखी आपको। तो अगर इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्शन से ज्यादा है, ये v इफ ग्रेटर देन d, क्या आपको ऑब्जेक्ट नजर आया और एंगल भी बढ़ गया। अरे हां सर, क्या सॉल्यूशन दिया है सर। फिर मैं कह रहा हूं कहानी के कांसेप्ट को समझ गए ना, कोई सवाल नहीं उठेगा, सब समझ आएगी। मैं फील करूं बस सोचो, हमने क्या कहा पास किया तो एंगल तो बढ़ गया, एक समस्या यानी समझ आ रही थी बढ़ गई, पर हमने एंगल बढ़ाकर उस ऑब्जेक्ट को नहीं दिखाया, लेंस लगाकर इमेज बना दी, जो इमेज और लेंस में एक ही ऑब्जेक्ट एक ही एंगल बनाया जो अपने से पास करेगी। अरे हां बात तो सही है, बिल्कुल सही। अरे भाई साहब मजा आ गया सर। ऐसा कब फोकल लेंथ और पोल के इतना बिठा दो, इमेज से बनती है, बताओ हां सर बनती है। अगर आपका ऐसे कौन सा कन्वर्जिंग लेंस तो याद करो, ये फोकस को और ऑब्जेक्ट यहां रखा हो, इमेज यहां कहीं बनती है, याद है, भूल गए, ऐसे फोकल लेंस से पास कर। अरे हां देखो एंगल तो सेम रहा। अब भले u आपका d से कम हो, पर अगर v d से ज्यादा है तो सोच के देखो, हां थीटा d से सिर्फ इसमें घटाओ से बढ़ गया, और 1 से ज्यादा हो गया तो नजर आ गया। और ऑब्जेक्ट कहां रखा है, जो ऑब्जेक्ट जो इमेज नजर आ रही है किसको, आपको, तो d से सिर्फ इसमें ज्यादा है तो नजर भी आ रही है, समझ भी आ रही है, और शानदार नजर भी आ रही है और समझ भी आ रही है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात बोल गया क्या? हां सर अच्छा सा लगा सर। यही सिंपल माइक्रोस्कोप है जो मैंने आपको पहले समस्या लिखो। हां जो मैं आपको समझा था वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये देखो सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे आपने फोकस करके ऐसे भी करा होगा, देखो भाई सिंपल माइक्रोस्कोप जो भी समझा सके, मैग्नीफाइंग पावर, फोकस बनाओ h ओ हो अगर u d से कम है तो एंगल थीटा, याद समझो। जब हम आंख ऐसे थी तो जब हम d दूरी पर रखते थे तो इसी ऑब्जेक्ट h ने क्या हमारे पर मान लो एंगल बनाया थीटा नॉट, कितना बनाया थीटा नॉट। अगर मैं ऑब्जेक्ट को पास ले आया तो क्या ये थीटा, क्योंकि u d से कम है, क्या ये थीटा, सोच के देखो, क्या थीटा नॉट से ज्यादा है? क्या समझने की क्षमता बढ़ गई है? और सोचो v अगर किससे ज्यादा है, किससे ज्यादा है d से, तो हम उसे देख भी पा रहे हैं। बात समझ में आई। थीटा बढ़ाना समझने की क्षमता करना, और इमेज जहां बन रही है वो अगली डिस्टेंस से ज्यादा है तो हमें मजा भी आ रहा है, हमारी को बात भी समझ। यस सर सही जा रहे हो सर, अच्छा लग रहा है सर। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई, बढ़िया सर, जोरदार सर, मजा आया सर, ओके सर। चलो भाई चलो भाई चलो, अब देखो मैं एक बात कर, ये वो था, ये थीटा नॉट वो था, जितना तो हम नेकेड आई से भी अचीव कर सकते। थीटा नॉट वह एंगल है जो हमने नेकेड आई से भी अचीव कर सकते थे। अरे ये कन्वर्जिंग लेंस लगने से थीटा बढ़ गया, पता है डिफाइन करने से बोलते हैं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। अब समझो क्या है, असली में हमें क्या बढ़ाना था, सोच के देखो, हमें बढ़ाना था थीटा, पता है मैग्नीफाइंग पावर क्या है, थीटा बाई थीटा नॉट। ओहो थीटा बाई थीटा नॉट, थीटा नॉट बोल लेगा इसे भी देख सकते हैं, मैक्सिमम एंगल ला सकते हैं थीटा नॉट, थीटा क्या बढ़ गया तो मैग्नीफाइंग पावर कितना बढ़ा पाए, क्या यही ताकत है, कितने गुना बढ़ा पाए, ये मैग्नीफाइंग पावर है थीटा बाई थीटा नॉट। अब ध्यान देखो, थीटा थीटा नॉट स्मॉल है तो स्मॉल, थीटा थीटा नॉट आर स्मॉल, थीटा बड़ा थीटा नॉट आर स्मॉल, ओके। तो सोचो कि tan थीटा नॉट की वैल्यू कितनी, tan थीटा नॉट की वैल्यू h by d अप्रॉक्सीमेटली थीटा नॉट। ऐसे tan थीटा की वैल्यू कितनी, ध्यान से देखो, h by u। अरे हां अरे सोचो अप्रॉक्सीमेटली थीटा, यानी थीटा की वैल्यू कितनी आई सर, थीटा की वैल्यू आई, थीटा की वैल्यू h by u सर, बिल्कुल सही। और थीटा नॉट की कितनी सर, h by d सर, समझ आई कहानी, h ने इसको मार दिया, सो मैग्नीफिकेशन विल बी d by अरे हां सर, तो कितना मैग्नीफाइंग पावर लेंस लाएगा, d by u हो गया, क्या हो गया d by u। ओ माय गॉड समझ आया सर, समझ आया सर। सर मैग्नीफाइंग पावर तो ना सर, अब बच्चों से जादू हाथ लग गया सर, u को 0 कर दो सर, मैग्नीफाइंग पावर इनफाइनाइट, ऐसे नहीं, क्योंकि आपके पास एक कंस्ट्रेंट होगा कि v क्या कंस्ट्रेंट, v कैन नॉट बी टू सी प्रॉपर्ली, वी कैन नॉट बी
लेस देन, डी कैन नॉट बी लेस देन डी। अरे डी से छोटा अगर बी हो जाएगा तो इमेज दिखेगी ही नहीं, नजर ही नहीं आएगी। तो सोचते तो बी कहां से वेरी कर सकता है, बी वेरी कर सकता है, बी कैन वेरी फ्रॉम डी टू डी। ओह अरे हाँ सर, अगर अपन बिल्कुल अच्छे से समझ में पूरा कंस्ट्रेंट सारी कंस्ट्रेंट लगा लगा समझोगे अच्छा लगेगा, शानदार लगेगा, जबरदस्त लगेगा, मजा आएगा। समस्या समझिए आपकी, सिंपल माइक्रोस्कोप बनाया एक लेंस लगाकर। और हाँ सर, बात तो आपकी बिल्कुल सही है सर, जोरदार है सर, मजेदार है सर, शानदार है सर। तो क्लियर? अरे पक्की बात, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजा आया, वाह वाह। अब क्या करूं, करते चलो, बढ़ते चलो। देखो रे भाई, उसी प्रॉपर्टी भी कैन नॉट बी। अगर ध्यान दो इस वाले केस में मैं अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो u हो गया माइनस u, v हो गया माइनस v, मैग्नीट्यूड वाइज बात करूं तो फॉर्मूला आएंगे 1 बाई माइनस v प्लस 1 बाई u इक्वल टू 1 बाई f। कंफ्यूज मत, मैं मैग्नीट्यूड में लिखा क्योंकि u भी नेगेटिव है, v भी नेगेटिव है, तो मैंने u को माइनस लिया और मैग्नीट्यूड वाइज चर्चा करें तो 1 बाई v 1 बाई u। हां मैग्नीट्यूड लिखा नहीं है, d बाई u समझ में आया क्यों ऐसा लिखा? अरे हां, तो सोच के देखो 1 बाई u की वैल्यू क्या है, 1 बाई u की वैल्यू आई 1 बाई f प्लस 1 बाई v। हां 1 बाई v 1 बाई f प्लस 1 बाई v, ये समझ में आया कैसे लिखा है? हां तो 1 बाई v माइनस 1 बाई u होता है फॉर्मूला, तो u की वैल्यू तो माइनस u है, मैग्नीट्यूड में लिख रहा हूं तो ये आ गया, v की माइनस u तो ऐसे ही। अब देखो मान लो दोस्तों मैग्नीफाइंग पावर में अगर रखे हैं तो देखो क्या आएगा, कंफ्यूज ना मत करके सामने। मैग्नीफाइंग पावर क्या है, d बाई u और u की जगह क्या लिखते हैं 1 बाई f प्लस 1 बाई v, सब मैग्नीट्यूड में रखा हूं, कंफ्यूज मत। हां सही भी करना है कि जो आपका f है ना, ध्यान से समझो, वो इतना होना चाहिए कि आप f के और पोल के बीच में रखो, तभी तो ऐसा होगा। अब सोचो देखो v कहां से वेरी कर रहा है, d से लेकर इंफिनिटी तक। तो सोचो जब v बढ़ेगा, जब v d है तो भाई साहब मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम है, जब इंफिनिटी है तो सोचो मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम क्या है, मिनिमम जब v की इंफिनिटी हो जाए तो d बाई f। और जब मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम क्या है, d बाई, ध्यान समझो v को क्या दो d, तो d रख दोगे तो आ जाएगा 1 प्लस d बाई f। अरे हाँ सर, समझो अब इस कहानी को कि जो सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, पहले तो समझो कैसे एंगल को बढ़ाता है। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए कि वो कैसे एंगल को बढ़ाता है, एंगल बढ़ाता है, पर साथ में कंस्ट्रेंट है कि इमेज जो बनेगी, जो आपको दिखेगी, वो d से पास नहीं हो सकती, तो v वेरी कर सकता है d से इंफिनिटी। तो d बाई u जनरल फार्मूला क्या है, मैग्नीफाइंग पावर का जनरल फार्मूला। पर हमने बोला इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे, मैग्नीफाइंग पावर को d बाई u भी लिख सकते हैं, और हमने बोला इसको ऐसे भी लिख सकते हैं v की टर्म्स में। अरे पर v तो d से इंफिनिटी ही वेरी कर सकता है। अच्छा, अगर इसको d से रखेंगे तो मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम होगी, अगर इंफिनिटी रखेंगे तो मिनिमम होगी। क्या ये बात कहानी पूरी समझ आई है? अरे आइए कि नहीं, क्लियर कर लीजिए इस कहानी, कोई सवाल है जैसे माइक्रोस्कोप क्लैरिटी समझ आएगा कि करना क्या है। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हां तो ऐसे भी सकते हो, मैग्नीफाइंग पावर d बाई f से लेकर 1 प्लस d बाई f के बीच में लाइए। d क्या है, d सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, f क्या है, फोकल लेंथ। अच्छा, जितनी कम होगी फोकल लेंथ, सोच के देखो f जितना होगा कम, d बाई f उतना होगा बड़ा, नहीं ज्यादा। f को लिमिट से कम नहीं कर सकते क्योंकि आपको बेसिकली f और पोल के बीच में रखना है ऑब्जेक्ट। अरे हां, क्या ये कहानी समझ आई है? समस्या समझ आई, समाधान समझ आया, उसकी वर्किंग समझ आई। मैग्नीफाइंग पावर के लिखते हैं लॉजिकल थीटा बाई थीटा नॉट, थीटा नॉट को पहले अचीव कर सकते थे नेगेटिव, मैक्सिमम एंगल अचीव कर सकते थे तो थीटा नॉट, उसमें कितनी बढ़ोतरी कर ली, वो मैग्नीफाइंग पावर है एंगल वाइज। तो हां ना बोलो, टेलीस्कोप भी एंगल बढ़ाने का काम करेगा, कैसे आपको बात समझ आई? समस्या यहां पे भी एंगल छोटा है, समस्या टेलीस्कोप में भी एंगल छोटा होगा। अभी सोचो चलते ये सब जो मैं बोला क्या चमका? अरे सोच लो। हां सर चमका, बढ़िया लगा सर, शानदार लगा सर, जबरदस्त लगा सर, वाह वाह सर। अरे बोलो भाई, अरे सोचो भाई। हां सर सोच लिया, बहुत बढ़िया, पक्की बात। हाँ सर बढ़िया लगा सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, वाह वाह सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। उतार लो इसको, उतार लो इसको, अरे शर्मा मत, अरे पक्की बात, उतारो उतारो, पी के साथ में से धीरे धीरे बोल रहा हूँ, पी के साथ उतारिए, गड़बड़ करने की जरूरत नहीं है। देखो भाई आंखें हैं, समझ में आ गया, डी बाई यू अपन ने जो मैंने बोला वही देखो, मिनिमम मैग्नीफाइंग पावर डी बाई एफ, मैक्सिमम कितना 1 प्लस डी बाई एफ। कब, जब कहाँ बनेगी, जब अपना डी वेरी कर जाएगा, बार बार नया डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। बोलो भाई क्लियर है क्या? अरे सोच लो, उतार लो इसको, शर्मा मत, ये उतार लो, तुम बस बाकी तो एनिमेशन है, उतार लो इसको, पूरी कहानी समझाई मैंने, सोचो भाई, करो करो, उतार लो, सब सुन लेगा, समस्या समझ ये, उतारो 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 उतारो, मैं बोलो भाई। हाँ सर बहुत बढ़िया सर, शानदार सर, उतार लिया, ताकि देखो सवाल कर दो, सब मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर प्लस डी बाई एफ, जब अपना डायग्राम बनता है, मिनिमम मैक्सिमम ये डायग्राम प्रेजेंटेशन दिखाता हूं मैं कैसे, फिर इंफिनिटी में इमेज बनेगी, डायग्राम बताओ तो बना लो, जब इंफिनिटी बनेगी मैक्सिमम लेग साइज, कैसी आइज, लेग साइज। एक्चुअली ऐसा बोला जाता है, एक बार समझ हूं कि सिंपल माइक्रोस्कोप इज सेट फॉर लीस्ट स्ट्रेन, सिंपल माइक्रोस्कोप इज सेट अप फॉर मैक्सिमम स्ट्रेन, आपको समझ में आना चाहिए। मतलब सेट अप फॉर लेग साइज इंफिनिटी पे बन रही है, सेट अप फॉर मैक्सिमम स्ट्रेन डी पे बन रही है इमेज, दिमाग में थोड़ा याद रखना है, क्या बात है? अरे सोच लो, लेग साइज डायग्राम बना लो, जब इंफिनिटी यू है, एक बड़ी अच्छी बात, मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर कब है, देखो भाई, जब इमेज कहां बनी, जब इमेज बनी कहां पर, डी पर, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, इसका भी बना लो चाहो तो, लेकिन पता छोड़ बना ठीक रहेगा। तो क्लियर है? अरे सोच लो 1 प्लस डी बाई एफ से रियल फॉर्मूला डी बाई यू, तो क्लियर? अरे बना लिया क्या? अरे पक्की बात, बना लिया सर, अच्छा लग रहा है सर, शानदार सर, जबरदस्त सर, मजा आया सर, वाह वाह सर, पक्की बात, क्या मास्टर आगे बढ़ जाए। अरे सोच लो, टाइम में क्या एक सवाल कराते हैं छोटा सा, देखो तो भाई, आज एक छोटा सवाल कर लेते हैं, बिल्कुल सिंपल, फाइंड द मैक्सिमम मैग्नीफाइंग पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप को बताया भाई शर्मा, गड़बड़ मत करना, इस बात को पसंद बिल्कुल, मतलब शर्म ही आ गई मेरे को एकदम, गड़बड़ नहीं करनी, वैसे सवाल आते हैं भाई सर एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, बिल्कुल गड़बड़ नहीं करनी है। चलो बताओ फटाफट, मिनिमम डी बाई एफ डी कितना 25/10, 25/10, मैग्नीफाइंग पावर मिनिमम, मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम है 1 प्लस 25/10, तो ये हुआ 2.5, ये हुआ 3.5, तो 2.5 गुना से 3.5 गुना, मैक्सिमम 3.5 गुना कर सकते। तो आप एक बात समझो कि प्रैक्टिकल डेटा है, फोकल 10 सेंटीमीटर से उससे ज्यादा पास लाओगे तो कैसे कर पाओ, और घटा लो तो भी कर सकते, और इतने
मुझसे बहुत ज्यादा उम्मीद है। 2.5 गुना 3.5 गुना साल से कह रहा था कि डेटा को समझ पाओ। भाई फोकल सेंटीमीटर प्रैक्टिकल डेटा है ना, 2.5 गुना 3.5 गुना चला जाएगा, 10 गुना कर लोगे, इधर उधर निकालोगे, फिर क्या करोगे? फिर क्या करोगे बोलो भाई? फिर आपको अलग शिफ्ट करना है। वैसे माइक्रोस्कोप के लिए फोकल छोटी होती है और अपर्चर भी छोटा होता है। प्रैक्टिकली फोकल लेंथ को लिमिट से छोटा करना पॉसिबल नहीं है। फोकल छोटी होगी तभी तो 1 + d/f जो मैक्सिमम आप ले सकते हो, मैग्नीफाइंग पावर मैक्सिमम से ज्यादा नहीं ले सकते। डी तो अपना फिक्स है, एफ को कितना छोटा कर लोगे भैया? छोटी होनी चाहिए, ठीक है भाई। भाई लिमिट से ज्यादा छोटा करना संभव नहीं है। फोकल छोटा करने की कंडीशन से लिमिट के साथ अलाइंड है तो पॉसिबल नहीं, तो कंस्ट्रेंट आ गई भाई साहब। इससे तो एक लिमिट तक रिजॉल्व कर सकते हैं सर, उससे भी पास हो तो इसका एक और अपर वर्जन जिसे अपन क्या कहते हैं? जिसे अपन कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या कहते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, या ना? हां, कौन सा माइक्रोस्कोप? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। आज की कहानी यहीं समाप्त। दो चीजें पढ़ी, पूरी कहानी सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप का स्ट्रेंथ समझिए कि मैं नहीं कर सकता, तो उसके एक और अपर वर्जन जिसे अपन पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप के नाम से, और उसको हम चालू भी करते हैं, अगले टर्म पर चालू करेंगे। तब तक लड़ते रहिए पर मास्टर की बात सुनते रहिए।